कुछ यूँ मान लीजिए कि हम एरिया के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि हम आपको त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज सब पढ़ा चुके हैं और सबके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज हम एक कॉमन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें आपके छोटे छोटे सवाल उठाए जाएंगे जो हो सकता है आपकी बुक से भी रिलेटेड हों, और प्रयास ये करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट ना बचे और आप बिल्कुल निडर होकर के अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। जब हम लोग कभी बाइक या साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पहिए को अगर हम देखें तो साइकिल का पहिया सर्कुलर मोशन या यूँ कह लो कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसकी धुरी के परितः वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन हम तो कंटिन्यूअसली आगे जाते हैं उससे, हम तो पहिया तो घूम रहा है लेकिन चूंकि पहिया लगातार आगे बढ़ रहा है इसलिए हम रेखीय गति भी तय कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक ही दर पर तो घूम नहीं रहा है, वो अभी यहाँ है, आगे यहाँ हुआ, फिर आगे यहाँ हुआ, कि कंटिन्यूअसली दूरी तय कर रहा है। कितने मीटर चलने में उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, या यूँ कह लो कि एक राउंड में वो कितने मीटर चलेगा, इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो आप समझिए कि एक राउंड का मतलब जब ये टायर का ये पॉइंट ऐसे हो करके ऐसे हो करके ऐसे हो करके ऐसे हो करके दोबारा यहाँ आएगा तो ये चीज़ इतना आगे बढ़ चुकी होगी अगले वाले चक्कर में, और ये दूरी बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। पॉइंट वहीं राउंड करके जब आएगा तो पूरा एक चक्कर लग चुका होगा, यानी जितना उसकी परिधि है उतना ही एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। तो लिख सकते हैं आप, किसी वृत्ताकार पहिए द्वारा किसी वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी d बराबर 2 पाई r, जिसे हम परिधि कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल में दिया हो कि इतने मीटर चलना है, पहिए की परिधि इतनी है तो पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना, ऐसा। तो या कभी कभी ये पूछ सकता है कि बताइए एक चक्कर में पहिया कितनी दूर जाएगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप मेन चीज़, एक चक्कर में इतनी दूरी होती है, अब 2 चक्कर में, 3 चक्कर में, 4 चक्कर में, 10 चक्कर में, 50 चक्कर में, 100 चक्कर में, तो आप उसी का उसमें प्रोडक्ट करते चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी निश्चित दूरी s को तय करने में कुल चक्कर, मान लीजिए n है तो आप इसको यूँ लिखेंगे s इक्वल टू n इंटू 2 पाई r। सो n इक्वल टू s बाई 2 पाई r, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बाई परिधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो अग्रवाल में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम आगे चलेंगे। ये वृत्त से रिलेटेड बात हो गई। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन इसी वृत्त पर हम ले लेते हैं। क्या है? वृत्त के
अंतर्गत सभी लोग लिखेंगे एक वर्ग बनाया गया है। फिर वही वर्ग का मतलब समझ रहे हो, भुजाएं नहीं बदली गई हैं। फिर वही वर्ग अर्धवृत्त के अंदर बनाया गया है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, CGL की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बनाया गया है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, फिर वही वर्ग अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? का अनुपात, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। बहुत अच्छा सवाल है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, फिर वही वर्ग अर्धवृत्त, और इसको लिख लीजिए उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त, यानी जिस त्रिज्या का वृत्त है उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त, फिर वही वर्ग उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए हम धीरे धीरे उसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ तो वर्ग निर्माण की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। जैसे ये हमने कोई वृत्त बना लिया, एक ये वृत्त हो गया। थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। एक ये वृत्त हो गया, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r है। इसके अंदर हमने एक वर्ग बनाया है, इस तरह से हमने एक वर्ग बना दिया है। ध्यान रखिएगा एक बात, वर्ग के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत अगर कभी समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा तो वो समांतर चतुर्भुज निश्चित रूप से आयत होगा। वर्ग हो सकता है लेकिन समांतर चतुर्भुज कभी समलंब चतुर्भुज आदि नहीं हो सकता है। अगर वो समांतर चतुर्भुज बनाया गया है तो किसी वृत्त के अंतर्गत यदि समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो वो निश्चित रूप से आयत होगा, निश्चित रूप से आयत होगा। ध्यान रखना। ये हमने वर्ग बना लिया। हम देख रहे हैं कि ये वर्ग का विकर्ण है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस वर्ग की भुजा A है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। अगर ये स्मॉल r है तो टोटल व्यास 2r हो जाएगा। जो व्यास है वही वर्ग का विकर्ण है, तो आप कह सकते हो 2r बराबर भुजा √2 विकर्ण होता है। तो यहाँ से जो A आएगा वो आ जाएगा 2r/√2 और ये आ जाएगा r√2। 2r बराबर a√2, तो a बराबर आ जाएगा r√2। ठीक, ये क्या हो गया? ये हमारी वर्ग की भुजा हो गई। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ABCD, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर A², दैट इज 2r²। अब यही वर्ग बनाना है लेकिन इसी अर्धवृत्त के अंदर, ये पूर्ण वृत्त के अंतर्गत वर्ग नहीं बनाना है। तो सबसे पहले आप अर्धवृत्त की कल्पना करिए कुछ ऐसा, और इस अर्धवृत्त की जो मान लीजिए ये सेंटर होगा कहीं यहाँ सामने अर्धवृत्त है, तो यहाँ से ये वाली दूरी स्मॉल r होगी ना, रेडियस है, टोटल व्यास होगा। इसके अंतर्गत हमें वर्ग बनाना है। वर्ग किसी दशा में बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी दशा में आप वर्ग का निर्माण यहाँ से कुछ यूं लाइनें खींच के कर पाएंगे ऐसे। ये वर्ग हमने मान लिया, ये वर्ग बन गया है। और इस वर्ग की भी भुजा कितनी है? A है। ये तो हमने मानना ही पड़ेगा। ठीक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2r है।
2r है। क्योंकि अगर हम आपसे कह दें कि अर्धवृत्त के अंतर्गत और वर्ग बनाओ तो और तुम वर्ग बना भी नहीं पाओगे, कोई चांस भी नहीं है बनाने का। यही चांस है वृत्त के अंतर्गत, अर्धवृत्त के अंतर्गत वर्ग बनाने का। हमने बना लिया, ये भुजा ए हो गई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये भी ए ही होगी और ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो मैं इतनी भुजा को क्या बोल सकता हूँ, इतनी भुजा को बोल सकता हूँ a/2। बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और ये वर्ग की पूरी भुजा है तो इसको हम a बोल सकते हैं, a। यहाँ से अगर हम इस सेंटर को मिला दें, ये सेंटर मिला दें तो ये रेडियस हो जाएगी, क्योंकि वृत्त का ये केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी ही त्रिज्या होगी। अब एक त्रिभुज को ध्यान से देखिए, x, ये पॉइंट y और ये पॉइंट z। एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 4, क्योंकि इतनी भुजा ए का आधा ही होगी। वर्ग के बीच से लाइन खींची गई है तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5a स्क्वायर बाई 4, यानी a बराबर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2, आर स्क्वायर का वर्गमूल r बटा √5। तो जो नए वर्ग की भुजा और रेडियस में रिलेशन आया है वो आया है a बराबर 2r/√5। तो इससे अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इससे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 4r स्क्वायर बाई 5। दोनों के एरिया का रेशियो बताना है, a1 रेशियो a2 बराबर 2r स्क्वायर रेशियो 4r स्क्वायर बाई 5। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 5:2। एक बात थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी कि वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, फिर वही वर्ग, ये बात थोड़ा कम समझ में आ रही, क्योंकि अगर वर्ग वही है तो साइड वही होगी, अगर साइड वही है तो एरिया वही होगा। तो फिर एक वर्ग, ऐसा लिखिए आप, फिर एक वर्ग उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये सवाल अच्छा है, आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। जैसे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं 7th 8th में भी, कि एक आयत कुछ इस तरह से है ना, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, इसके अंदर d चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, समान चौड़ाई का, ऐसे समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है d। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों तरफ, अंदर चारों तरफ जो है डी चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है और अंदर बगीचा लगा है। कभी कभी पूछेगा बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तमाम बातें, हमें ज़रूरी है कि अगर हमें इस रास्ते का एरिया मिल जाए, ये जो रास्ता है अगर इसका एरिया मिल जाए, ये जो पगडंडी बनी है अगर हमें इसका एरिया मिल जाए, इसका एरिया अगर हमें मिल जाए तो हम बड़े वाले एरिया से एरिया रास्ता वाला घटा देंगे तो अंदर का बगीचा निकल आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल निकल आएगा। रास्ता निकालना है तो रास्ता भी निकल आएगा। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि ये भुजा डी है, ये भुजा जो ये चौड़ाई है ये डी है, तो ये भी डी होगी, इधर भी ये डी होगी। तो जो अंदर वाली भुजा आएगी कितनी आएगी? l - 2d
और इधर चौड़ाई जो ये नई वाली चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, b-2d आएगी कि नहीं आएगी, b-2d आएगी। तो अगर हम रास्ते का एरिया निकालना चाहें तो अगर हम अंदर का एरिया निकालना चाहें, एक देखो ABCD आयत बना है, एक अंदर आयत बना है PQRS, है ना। ABCD का एरिया कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। PQRS का एरिया कितना आएगा, PQRS का एरिया क्या आएगा, PQRS का एरिया आएगा, अंदर की लंबाई है L-2d और चौड़ाई है B-2d, है ना। रास्ते का एरिया क्या आएगा, रास्ते का एरिया क्या आएगा, तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से अगर छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे इतना भाग, तो खाली रास्ता ही बचेगा, L गुणा B माइनस L-2d और B-2d, ऐसा आएगा। आपको एक बात साफ समझ में आ रही है कि यहाँ से अगर हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो LB कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये LB बनेगा और ये प्लस का LB है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो भी बचे वो एक सूत्र के रूप में आप रट सकते हैं, जिसकी हम कभी आपको सलाह नहीं देंगे। सलाह इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इस तरह के जटिल सूत्रों को रटने के लिए नहीं कहा जाता है, पेपर कभी नहीं निकलेगा। आपको सूत्रों का निर्माण करना अगर आ जाएगा तो अपने आप समझ जाओगे। जैसे आप इसमें समझ रहे हो कि अगर बाहर वाला आयत हम निकाल लें और बाहर वाले आयत से हम अंदर वाले आयत को हटा दें, इतना एरिया हटा दें तो रास्ता ही बचेगा, वही हमने किया है। अब इसी तरह कभी कभी क्या होगा, ये आयताकार खेत होगा ऐसा, और आजकल हमारे यहाँ प्रचलन में यही है, अगर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या, और हर जगह यही है कि चारों तरफ चक्रोट बनाया जाता है। ये खेत है और खेत के चारों तरफ पगडंडी बनी है, ऐसा कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, ऐसा। ठीक, ये अंदर की साइड क्या है, L है, चौड़ाई क्या है, B है, जो मेरा खेत है ABCD, है ना। लेकिन जो हमने चक्रोट देखा है वो चारों तरफ D चौड़ाई का चक्रोट बनाया गया है, ये D है। तो नया जो आयत बन रहा है वो L+2D होगा, और जो ये नई चौड़ाई बनेगी वो B+2D होगी। तो अब अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि बताओ खेत का एरिया क्या है, तो हम बड़े वाले आयत का एरिया निकाल देंगे और खेत का एरिया LB हो जाएगा। सेम ऐसे ही ABCD का एरिया L गुणा B हो जाएगा। PQRS का एरिया L+2D B+2D हो जाएगा, L+2D B+2D हो जाएगा। अगर अब देखो इस समय PQRS बड़ा है कि ABCD बड़ा है, तो आप देख रहे हो PQRS बाहर बना है, PQRS बड़ा है। PQRS से ABCD को आप क्या करिए, आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ऐसी दशा में पुनः आपका चक्रोट निकल आएगा कि चक्रोट का एरिया क्या डिफ़ाइन किया जा रहा है। ये एरिया क्या डिफ़ाइन किया गया है चक्रोट का, ये जो आपने चक्रोट बना रखा है इसका एरिया क्या आएगा। तो पूरा चक्रोट सहित खेत का एरिया निकाल लो, फिर खाली एत का एरिया दोनों हटा दो, तो चक्रोट का एरिया अपने आप कन्फर्म हो जाएगा। इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि किसी आयताकार खेत से संबंधित जो सवाल होते हैं वो सवालों में रास्ता अंदर भी बन सकता है और रास्ता बाहर भी बन सकता है, रास्ता एक और बन सकता है। मैं उसकी भी चर्चा अभी कर रहा हूँ।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक गार्डन बना है, और इस तरह की भी बातें पार्कों में आप देख सकते हैं। एक गार्डन बना है, ठीक इस तरह से, और गार्डन में दो रास्ते निकाले गए हैं। एक रास्ता ये निकाला गया है ना, और मान लेते हैं ये रास्ता कुछ चौड़ा है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये रास्ता d मीटर चौड़ा है ना, और लंबाई इसकी कितनी है, आयत पूरे गार्डन की l है, और इस तरफ चौड़ाई कितनी है, b है। लेकिन पार्क का एक गेट इधर लगा हुआ है। एक मिनट ज़रा थोड़ा सा जल लेना है। ठीक है, और इधर भी रास्ता सेम ही बनाया गया है, रास्ता सेम बनाया गया है। कितना बनाया गया है, d। और इस रास्ते की अगर हम लंबाई देखें तो b होगी, क्योंकि चौड़ाई के अनुदिश बना है, चौड़ाई के अनुदिश बना है ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसे रास्तों का हमसे कुल एरिया पूछता है कि बताइए रास्ते का कुल कितना एरिया है, या कभी कभी पूछता है कि 10 रुपया वर्ग फीट या 10 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से ईंटा बिछाने का या रोड बनाने का खर्चा कितना आएगा, ऐसे सवाल। तो बात वो है ना कि अगर हम चीज़ों को रट करके सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पास हो जाएंगे या हमें सफलता मिल जाएगी, तो हालांकि संभावनाएं हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का स्तर थोड़ा सा कम है। आप समझिए, अगर हम केवल अपनी निगाहें पूरे ग्रीन बोर्ड को हटा करके, पूरे फिगर को हटा करके सिर्फ जहां हमारी चौक चल रही है उसको देखें, तो हम बार बार एक छोटे से आयत को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, हाँ या ना। और इस आयत की लंबाई ये वाली है जिसे आप b कह रहे हैं, जो गार्डन की चौड़ाई है वही इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, d। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो BD आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अब अगर मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित कराऊं तो एक ये आयत आपको दिखाई दे रहा है। वंस अगेन आई एम हाईलाइटिंग माई अनदर रेक्टेंगल, ये है। इसकी लंबाई कितनी है, जितनी बाग की लंबाई है, बाग की लंबाई नहीं बाग की, है ना। इसको आप कह सकते हैं PQRS। तो यहाँ हम बता सकते हैं रास्ते PQRS का क्षेत्रफल बराबर B इंटू डी, रास्ते XYZU, रास्ते XYZU का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे L इंटू डी, ओके। कुल रास्ते का क्षेत्रफल, कुल रास्ते का क्षेत्रफल A बराबर, तो आप कहेंगे इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए। हम कहेंगे गलत हो गया, आप कहेंगे नहीं होगा, हम कहेंगे होगा। क्यों होगा? क्या इस एरिया को आपने 2 बार लिया है? अगर हम आपसे कह देते कि आप ठेकेदार हैं, आप ईंटें बिछाइए, तो अगर इधर आप ईंटें बिछवा चुके हैं इतने एरिया में, तो क्या इधर दोबारा आप ईंटें बिछवाएंगे इतने एरिया में? बोलिए। यानी जो आपका इफेक्टिव एरिया होगा, उस इफेक्टिव एरिया में आपको अल्फा, बीटा, गामा, साई, ये जो एक छोटा सा वर्ग बन रहा है, इसके एरिया को एक बार हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं तो भी ये बीच में आ रहा है, इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं तो भी ये बीच में आ रहा है। इसको एक ही बार तो आप लाएंगे, क्योंकि दोबारा तो जगह कवर नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे B इंटू डी प्लस
L इंटू डी माइनस डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर क्या है? ये डी, ये डी, ये डी, ये डी, यानी ये वर्ग बना है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, डी स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ से डी कॉमन ले लें तो ये आएगा L प्लस बी माइनस डी। अगर ये सब ना याद करने की ज़रूरत हो तो हम सिर्फ इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जब दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हो तो ऐसी दशाएं बन जाती हैं और इन पर आप ध्यान रखना हमेशा। चलिए हम कुछ और काम की बातें कर लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में 5% की वृद्धि की गई है ना? तो बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा, उसकी परिधि में कितने परसेंट का चेंज होगा। इस तरह की बातें हमसे पूछ सकता है कि एरिया में कितने परसेंट का चेंज क्रिएट होगा, उसकी परिधि में कितने परसेंट का चेंज होगा। इसको आप कहते हैं L इंटू बी। L इंटू बी के केस में आप तुरंत MN फार्मूले का यूज कर दीजिए, है ना? और किसको प्लस और माइनस लेना है तुम समझते हो। परिधि के केस में हमें क्या करना है? परिधि के केस में हम MN फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। परिधि के केस में हम MN फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको आप निकाल के देख लीजिएगा। हालांकि ऐसा प्रश्न भी नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, कहेगा कि एरिया लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को वही रखा गया है, इंक्रीमेंट उसका 0% है। अब एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो चूंकि ये केवल m की वैल्यू 10 है, n की 0 रख के अपने आप देख लीजिए, आंसर 10% आएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे ही वृत्त के केस में जैसे कहा जाता है, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है, उसकी परिधि व उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसी बातें हमसे पूछता है। 10% उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ाई जाती है, उसकी परिधि व उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिधि का फार्मूला 2πr। 2π हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि पाई 22/7 से और कुछ नहीं हो सकता। 2 वही रहेगा, बचता कौन है? r। यानी अगर mn में देखें तो खाली m की वैल्यू है, n यहाँ कुछ नहीं है। m कितना है? 10%, तो परिधि भी कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 10%। आपको अलग से कोई भी फीचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया में आइए, πr², यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये r इंटू r है। पाई तो कांस्टेंट है, इस r² में एक r m की तरह, एक r n की तरह काम करेगा, तो इसमें m कितने परसेंट है? 10%। त्रिज्या नीचे भी है, ये भी 10%। m प्लस n प्लस mn/100 इसमें भी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज के सवालों में मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम पीछे भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको पढ़ा के आए हैं और हमने बताया भी था कि एरिया में इस तरह की बातें यूज होंगी। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। इसे काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है।
समषटभुज बनाया जाता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसे काटकर एक हेक्सागोन बनाया जाता है, समषटभुज बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसे काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है, आप जानते हैं ए बी सी। इसके हिस्सों को काटा जाता है ऐसे, ये हिस्सा एक काटा गया, एक ये हिस्सा काटा गया, एक ये हिस्सा काटा गया। ठीक, ये भी थोड़ा सा और ठीक से काट लीजिए ऐसे, थोड़ी भुजा बड़ी, ये और ये। आपकी निगाहें थोड़ा आप दूसरी जगह चली जाएं, ये 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 और ये। देखिए, अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये समषटभुज है तो इसका मतलब जो पी क्यू आर एस टी यू, तो जो पी क्यू आर एस टी यू बना है, इस पी क्यू आर एस टी यू की सब साइड बराबर होंगी। ये वाली साइड कितनी है ए, तो फिर ये भी कितनी है ए, तो फिर ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए। ठीक बात, हाँ ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी साइड्स कितनी होंगी। तो बेटा एक बात समझो, ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। समषटभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य 120 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। 180 ऑफ n-2 रखेंगे तो 6 - 2 करके 4 आएगा, 180 × 4, और सभी भुजाओं के बीच करना है तो 6 से भाग लगा दीजिए, एक तो आ जाएगा 30 चौको 120। 120 डिग्री ये है। समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री है। बेटा टोटल एंगल हमेशा 180 होता है, 180 में से अगर ये 120 हो गया तो अंदर 60 डिग्री बचा, ये 60 तो ये भी क्या होगा 60 होगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये जो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तीनों की भुजाएं बराबर हैं। ये तो इसका मतलब ये अगर ये बराबर है तो तीसरा हिस्सा भी बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर की साइड है तो 6 सेंटीमीटर की साइड में ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये पता चल गया कि समषटभुज की भुजा कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। अगर हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने बड़े वाले को, ये देखो मैं 2 प्रोसेस आपको बताऊंगा, दोनों प्रोसेस में आपका चेहरा खिल जाएगा, ये मेरा वादा है। त्रिभुज ABC का एरिया अगर आप निकालें, एरिया ट्राइंगल ABC, तो आप कहेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 6 इंटू 6 तो आ जाएगा 9√3 आ जाएगा। यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट हो उसकी बना लीजिए। अब देखो 3 त्रिभुज हैं हमारे पास, है ना, तो एरिया ऑफ अदर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कह रहे हैं यानी सब ट्राइंगल्स उसी में होंगे, तो हम 3 से गुणा कर देंगे और किसी एक ट्राइंगल का एरिया, और इसको 3 से जोड़ देंगे तो सारे एरियाज निकल आएंगे। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 3 गुणा, चूँकि ये भी समबाहु हैं, √3/4 और एक भुजा का मान कितना है 2 समबाहु बने थे, मैंने प्रूफ किया था। 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3√3। आप बताइए पूरे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आया है 9√3। 9√3 में अगर 3√3 घटा दें तो अंदर वाला एरिया आएगा 9√3 - 3√3 बराबर 6√3। बोलो हाँ या ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, किसी भी समबहुभुज का क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है, एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन
तो एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन इज गिवन बाई Na²/4 cot 180/n। Na²/4 cot 180/n। इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम ख़त्म कर सकते थे, इतना घटाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये फंडामेंटल आइडिया है इसलिए आपको बताया हमने। क्या है चलिए देखते हैं। Na²/4 cot 180/n, जहाँ n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर कितने हैं? षटभुज है तो 6, और साइड की वैल्यू कितनी आई थी? 2। तो हम यहाँ रखते हैं 6 × 4/4 काट 180। कितनी भुजाएं थी? 6। 30 छक्का 180, कैंसिल। 6 cot 30 की वैल्यू √3। यही आपका आंसर है। बोलो हाँ या ना। आपका चेहरा इस समय मुस्कुरा रहा है, मेरा वादा है। ठीक, अब आप देखिए Na²/4 cot 180/n इतना ज़बरदस्त सूत्र है। अब आप कहेंगे कि सर जी इससे समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। हम कहेंगे बिल्कुल, 3 रख दीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा A मान लीजिए /4 cot 180 और बटा n कितना है? 3। 3A²/4 ये आ जाएगा आपका 60। cot 60 की वैल्यू आएगी 1/√3, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा √3/4A²। बोलो हाँ या ना। मज़ेदार बात है। आप वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, बस ये बात ध्यान रखना, ये सूत्र तब लगेगा जब समबाहुभुज हो, सभी भुजाएं बराबर हों, तभी लगेगा। बाकी एंगल पता हो, काम हो जाएगा। जैसे आप वर्ग देखिए, वर्ग में कितनी भुजाएं? 4। एक भुजा का मान A², मतलब एक भुजा का मान A/4 cot 180/n। कितनी भुजाएं होती हैं वर्ग में? 4। 45 चौको 180 cot 45 का मान 1। 4 से 4 कैंसिल, भुजा स्क्वायर। आंसर आया समझ में कि नहीं? अब आप लोग मन से एक्सरसाइज लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। धड़ाधड़ एक्सरसाइज सॉल्व कर डालिए, 100 सवाल अपने आप आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।